हेलो, वेलकम टू आत्मीयाज पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है नीट एंड नीट की स्ट्रैटेजी। आज हमारे साथ है आकृति मैम। उनके साथ बात करके थोड़ा स्ट्रैटेजी जान लेते हैं नीट का। हेलो मैम। हेलो श्रद्धा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर वी गेट इनटू द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज नीट एग्जैक्टली उन बच्चों के लिए जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं या फिर एक बार ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके लिए? A very nice question. Actually, NEET is a examination for, in India, for every NEET aspirant is like, uh, worshipping something which they are very passionate about. So someone who is repeating, they are putting double the hard work and their, blood and sweat into the examination. Because ये इतना easy नहीं है इंडिया में. It is one of the second toughest examination conducted, all over the world. सो अगर आपने एक बार अपीयर किया है और सम वॉट बिकॉज ऑफ 1 mark और मे बी बिकॉज इन द फर्स्ट टाइम यू आर नॉट एबल टू मेक इट द वे यू वांटेड, so second attempt becomes your grilling time. You grill yourself harder and more, just to show कि मैं ये टाइम पे शायद क्लियर कर लूंगा, राइट? सो आई वुड नॉट से सेकेंड टाइम कोई नीट दे रहा है तो इट इज बिकॉज दे वर नॉट गुड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट. आई थिंक देयर इज अ स्मॉल lack of direction which they missed in the first time. So now they are worshipping it in a better and more planned and structured way. That is what NEET is for Indian student, I believe. Very nice, Akriti. So 720 marks, 180 questions and 3 hours. Every student knows these numbers. Right. But ऐसा क्या है जो बच्चों को पता नहीं है? सो बेसिकली जो बच्चे सोचते हैं एग्जाम के बारे में, नीट इज नॉट एन एग्जामिनेशन विच चेक योर मेमोरी टेस्ट. ये मेमोरी टेस्ट नहीं है. इट इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ काम थिंकिंग एंड फाउंडेशन. अगर आपका फाउंडेशन वीक है, यू डोंट नो द कोर ऑफ द सब्जेक्ट, नीट यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक. और इवन इफ यू आर एबल टू क्रैक इट, देर आर वेरी हाई चांसेस कि क्वालिफाइंग मार्क्स तक आप नहीं पहुंच पाएंगे. Because it's not an examination which you can clear by mugging up something. It is an exam which asks your core strength. Do you really understand the foundation and the logical understanding of the subjects? We talk about biology, physics, chemistry. तीनों ही subjects में एक logical understanding है. And पिछले कुछ 4-5 सालों के pattern में हम क्या देख रहे हैं कि एक जो question होता है ना, सब कुछ एनसीईआरटी में ही अवेलेबल है, बट वो बिल्कुल सेम वे में नहीं आता है. उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, उसमें एक लॉजिक डाल देते हैं और बच्चे उसको क्रैक नहीं कर पाते. एंड दैट इज वेयर दे आर, इट इज वेरी इजी टू फिल्टर द अ स्टूडेंट हु इज कमिंग विद अ गुड कोर अंडरस्टैंडिंग एंड हु इज कमिंग विद नॉट अ गुड कोर अंडरस्टैंडिंग. सो यस, दिस इज द डिफरेंस. आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो. राइट, वेरी राइटली सेड. सो माय थर्ड क्वेश्चन इज, बच्चे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक ईयर को, जैसे कि फाउंडेशन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन. तो काफी बच्चे फर्स्ट स्टेप में ही गलत हो जाते हैं, जो कि है फाउंडेशन. वो कैसे? Foundation में basically, see, you have to first give a lot of time to practice the core concept of any subject where you feel that you are not very good. For example, आपका bio बहुत अच्छा है, but physics और chemistry is a place जहाँ पे आपको लगता है you need to work a lot. So जो initial year है, जिसको हम foundation time बोलते हैं, 1 साल का पूरा preparation format या road map लेके चलते हैं. तो अगर हम first 3 months की बात कर रहे हैं, phase 1, so you should be first working a lot on the basic questions. उसके बाद लेवल 1 डिफिकल्टी पे आइए, फिर लेवल 2 पे आइए, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द लास्ट ईयर क्वेश्चंस आल्सो टू अंडरस्टैंड दैट आर यू एबल टू क्रैक इट. जेन्युइनली आपसे ये हो पा रहा था इन द फर्स्ट 3 months प्रैक्टिस और नॉट. और अगर नहीं हो रहा है, then also be very true to yourself. This is called a good foundation, that even if I'm not able to make it in the first 3 months, I understand my faults, I would like to work little harder on it, and मैं 6 महीने में वहां पहुंचता हूँ. Because see, एक चीज है जो हम बच्चों से बार बार कहते हैं कि हर बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है, जो रिटेंशन स्पैन है, वो सेम नहीं होता है. किसी का बहुत ज्यादा फास्ट है, किसी का थोड़ा सा स्लो है, बट दैट डजंट मीन दैट यू कांट मेक इट. So yes, for example, for me, inorganic chemistry can be a difficult subject, but bio is my strength. So I should spend more time on inorganic and less on my bio strength, but I should not be going overconfident as well. I should be making sure that कि मैं bio को भी time देती हूँ. बस मैं मेरा fresh mind जब सुबह होती है या whenever I am feeling with the fresh mind, I am starting with my subjects which is where I am feeling little
It is difficult for me. So that way you can start with your foundation. NCERT आप बिल्कुल भी मत छोड़ो, because as they say NCERT is the Bible of NEET. तो जो NCERT को समझता है, not to mug up, I'm just underlining the statement, not to mug up the NCERT, understand the NCERT is going to make this paper very, very easy for you, because every question comes from the logical boundaries of the concepts which are mentioned in the book. अभी होता क्या है, एनसीईआरटी एक 200-150 पेजेस की बहुत छोटी सी बुक है, राइट, बट दे हैव अ लॉट ऑफ लॉजिक, स्मॉल नोट्स मेंशन ऑन एवरी पेज, एंड बच्चे कहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको लगता है यस इट विल कम द सेम वे. नो, यू हैव टू नो लास्ट ईयर पेपर्स टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, and that way you can make a very beautiful foundation for yourself. And after completion of a decent time of 9 months, 10 months, you start giving mock in the last 90 days or 60 days according to the bandwidth you have. ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए. मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स उसी में जाते हैं जहां वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे. ऐसे कौन से 3-4 चैप्टर है जहां पे अब बच्चे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि नीट अभी 28 डेज में है, तो ऐसे कोई चैप्टर्स है या फिर ऐसे कोई टेक्निक है आप जो बता सकते हो? Physics, definitely, for a student coming from biology, physics is a subject which is driven from mathematics. तो अगर बायो के सब्जेक्ट स्टूडेंट को हम फिजिक्स बोलते हैं तो apparently थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है for them to attempt. But ऐसा नहीं है कि that it is that hard coded with maths, but yes, someone who has a good understanding of mathematical formulas and logics, उनके लिए physics attempt करना थोड़ा easy हो जाता है. So see, for example, आपने बोला which topics, I would like to derive it in a way कि आप last 10 years के पेपर निकाल के देखेंगे ना, तो you will find that every paper will have a certain topic जो कि एक particular chapter से आया होगा. हर पेपर में वो रिपीट हो रहा है, मतलब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ओके फाइन, इस तरीके का एक क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, राइट. नाउ स्टार्ट practicing at least 10 to 20 questions, definitely the hardest ones, so that आपके लिए easier one automatically easy हो जाते हैं attempt करने के लिए, and qualifying marks आपके आ जाएंगे. तो आपके लिए chemistry और bio तो already strength point था, right? So आपका marks अच्छा हो जाता है. Second thing is that practicing with physics is like, more practice makes you perfect, because physics comes with a lot of logic, formulas, and you have to mug up the formulas, but you know the logical implementation of it. So for someone who is not very good with math, they can also score very nice in physics by seeing the last 10-15 years of paper, understanding which all chapters are dominating the papers from these number of years, and accordingly आप उसको क्लियर कर सकते हैं. So this is what I would suggest to the students जिनको लगता है physics बहुत difficult है. It will help students really. So spaced repetition sounds great on paper, but in 12 hours study जहाँ पे न्यू मटेरियल भी बच्चों को स्टडी करना होता है, तो ये जो रिवीजन साइकिल है ये कैसे फिट बैठती है उन 12 आवर्स में या फिर उन बच्चों के लिए? Okay, so there is a psychology which says that कि आप एक बार जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं ना, तो 40 मिनट से ज्यादा आपका रिटेंशन स्पैन नहीं होता है. तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो पहले तो 40 मिनट एक फोकस्ड रिविजन होना चाहिए. उस टाइम पे अपना फोन या सब कुछ दूसरे रूम में रख के आओ आप, बिकॉज एक छोटा सा पॉपअप, बिकॉज अभी कैसा है, व्हाट एरा वी आर लिविंग इन, वी हैव अ अटेंशन स्पैन ऑफ 30 seconds to 1 minute, right? इस टाइम पे हैविंग अ फोकस स्टडी सिनेरियो इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. आई बिलीव इट इज फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट? अभी इसमें वो बच्चा विन करेगा जो ये छोटे छोटे हर्डल्स को समझता है कि ठीक है, फोन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, टीवी is not that important, some series is not that important, right? These 40 minutes of fixed revision is going to put me near my dream university. तो पहले तो आप 40 मिनट्स का एक टाइम स्पैन बनाइए. नाउ हर 40 मिनट के बाद आप एक 15 मिनट का ब्रीदर लीजिए. जैसे आपने बोला 12 घंटे का टाइमलाइन, इट्स वेरी लॉन्ग. आई सजेस्ट कि 12 घंटे अगर नहीं भी हो पाते हैं, हैविंग अ 8 to 9 hours of good structured revision is going to help you. Now the spaced revision psychology क्या होती है कि आप सेम सब्जेक्ट को 1-3-5 में डिवाइड करें. मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को सेम सब्जेक्ट्स को रिवीजन कीजिए, एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज को अलग कीजिए, एंड संडे को एक फुल मॉक दीजिए. अभी जो बच्चे
because NEET is just around the corner, and we are, I think, sitting on the 27th or 28th day, right? So we have 28 days from now. So one mock daily is going to help you score better, going to help you increase your score by 10-15 marks. ये एक अच्छी चीज है. दूसरा, स्पेस्ड रिविजन करने में क्या होगा, आपका रिटेंशन स्पैन बढ़ेगा, क्योंकि आप सेम चीज बार बार नहीं रिपीट कर रहे हो. पहले एक दिन कर रहे हैं, फिर एक ब्रेक ले रहे हैं, एंड देन वापस से उसको रिवाइज कर रहे हैं. तो दैट पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली sits better in your muscle memory. It's like gymming. आप डेली तो चेस्ट या लेग्स नहीं करते, राइट? सिमिलरली सर्टेन टॉपिक को डेली करने से बॉडी को उसकी हैबिट हो जाती है. तो वो जो पेन पॉइंट आता है ना, वो आप मिस आउट कर जाते हो. And then once it's a day, you're not able to recall the right formula, or you skip on a very basic thing which actually you know. Right, as you rightly said. One more question. Mock matters more than giving it. So इस सिचुएशन में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि मॉक के बाद एग्जैक्टली 2 आवर्स में आप क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या बच्चों का रिएक्शन होना चाहिए? देखो, मॉक क्या होता है ना, मॉक देते टाइम तो हमें लगता है कि ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया, एंड दैट्स फाइन, आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट इट, तो आई कैन लीव इट बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग अटैच्ड टू इट. एक्चुअल जो मॉक के साथ कॉन्सेप्ट अटैच है ना, इट इज दैट यू आर एनालाइजिंग योर मॉक. ओके, मॉक एनालाइज करना बहुत जरूरी है. एनालिसिस में आपको क्या पता चलता है कि आपका दिमाग या आइडिया जो आपको स्ट्राइक करना चाहिए था, वो कहाँ मिस आउट हो गया. तो एनालिसिस इज अ 3 hours ऑफ प्रोसेस, एक्चुअल मॉक इज अ 2 hour प्रोसेस. सो आपको 5 घंटे लगते हैं एक मॉक को डिकोड करने के लिए. सो अगर हम डेली सिर्फ एक मॉक दे रहे हैं, तो एक मॉक के बाद हमें 3 घंटे चाहिए टू एनालाइज दैट व्हाट ऑल क्वेश्चंस आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, what all questions I attempted but my idea and the approach was wrong, and where I went wrong, and then I will practice towards the wrong I mean approach which I have taken during my pressure time. Because NEET exam में the most difficult thing which I think student faces is the pressure. कई बार स्टूडेंट को अगर आप एक नॉर्मल रूम में एग्जाम देने के लिए बोलेंगे ना, दिस स्टूडेंट कैन स्कोर अ गुड 600 620, बट द मोमेंट दे गेट इनटू दैट एटमॉस्फेयर, आई थिंक समथिंग इज देयर व्हिच जस्ट किल देयर सैनिटी एंड द कामनेस दे हैव, राइट? सो वहां पे बच्चों को मॉक की जब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं 60 दिन 70 दिन इवन 30 डेज भी, तो वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है. तो आप अपने आप को प्रेशर के लिए, द डी डे के लिए रेडी कर रहे हैं. So you really, sorry to interrupt. Yeah. So on negative marking, आप बता रहे हो कि वो जो क्लासरूम में अंडर प्रेशर बच्चे रहते हैं, तो 90 सेकेंड में उनको वो कॉल लेना रहता है. करेक्ट. तो वो मॉक की वजह से पॉजिटिव हो जाता है या फिर उसका प्रिपरेशन हो जाता है, ऐसे आप बोल रहे हो, राइट? एब्सोल्युटली. क्योंकि बच्चों के पास बस 90 सेकेंड होते हैं एक क्वेश्चन को ये करने के लिए, टैकल करने के लिए, एंड वो बहुत प्रेशर में रहते हैं वहां पे. सो मॉक उनको उस प्रेशर के लिए रेडी करता है. नेगेटिव मार्किंग किस क्वेश्चन में लेनी है, किस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, व्हेन टू अटेम्प्ट, व्हेन नॉट टू अटेम्प्ट, ये राइट कॉल, ये सारा जो है ना, ये दिस इज ऑल कम्स व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर मॉक्स ऑन अ डेली बेसिस. So you say mental health is also a part of strategy, but parents ऐसे सोचते हैं कि रेस्ट लेना भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है, right? तो इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब इज इट अ वेस्ट ऑफ टाइम? Really? No, not at all. In fact, even if parents think that बच्चा रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट नहीं कर रहा, वो रिकूप कर रहा है. Because even when you do the hardest of the exercises, you need to give your body the breathing time to recoup and recover. अगर हम मसल को रिकवरी टाइम नहीं देंगे, जैसे बॉडी के लिए होता है वैसे ही ब्रेन मसल के लिए भी होता है. और MBBS is not about 1 or 2 topics जो आपने मगअप कर लिया. As I said, it's a logical examination with a lot of information. मतलब डॉक्टर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड फाइनेस्ट जॉब्स है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. सो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा कंटेंट एक बच्चे को कंज्यूम करना पड़ता है फॉर एग्जाम लाइक नीट. सो डेफिनेटली अगर वो 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको रेस्ट टाइम भी चाहिए. एज आई सेड, 40 मिनट से ज्यादा रिटेंशन नहीं है. बच्चा अगर बैठा भी रहेगा तो भी ही इज नॉट गोइंग टू ग्रैब एनीथिंग. इट्स जस्ट अ वेग और ब्लैंक thing which is coming to him. He's not able to make out the logic out of it. So 40 minutes of sitting time, after that give the breather time is there, 20 minutes का ले सकते हैं, and then you sit again. Or if you are someone who has a good retention or good sitting capacity, then आप 2 घंटे बैठो,
then take a breather time. So for parents, my advice would be कि अगर बच्चा बीच बीच में breather time ले रहा है तो लेने दीजिए. In fact, breather time should also be in a way where they are not using their phones or gadgets. Breather time should be going out in fresh air, walking, giving your all the senses that fresh breathe, and then you come back and sit and study. I think that will rejuvenate your memory and you can grab better. In this situation, one more thing is constant, that is comparison. हाँ, पेरेंट्स बहुत कंपैरिजन करते हैं Right. और बच्चों के साथ. right. सो ये कंपैरिजन होता है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, Hmm. कोचिंग क्लासेस में. सो व्हाट इज योर प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन इट? लीव द ग्रुप और म्यूट द ग्रुप्स? What's it? Don't leave it, because I believe you have to face the world one day, right? So Right. running away from opinions and someone is saying X or Y is not going to change the world for you. As it is said that कि आंखें बंद कर लेने से ऐसा तो नहीं है कि अगर बारिश हो रही है तो भीगेंगे नहीं, भीगेंगे ही, right? So face it out. Rather, I say that student को ऐसी चीजों से थोड़ा सा motivation लेना चाहिए. And one thing I always believe in, that everyone is not same, okay? Maybe someone can do physics better than you, but then you have a power to do biology better than the other one, right? And accept your weak points. Like everyone has that, so aapka bhi ho sakta hai. Maybe you are someone who comes from a slow learning understanding, but once you understand the subject, you are master of it. That can be the scenario. So usually kya hota hai, parents kya dekhte hain, ye bachcha topper hai, ये तो जब से ज्वाइन किया है तब से ही टॉप कर रहा है, मेरा बच्चा ग्रेजुअल ग्राफ के थ्रू आगे आया है, क्या ये इस साल क्लियर कर पाएगा? बच्चों पे भी बहुत प्रेशर होता है, पैरेलली पेरेंट्स पे भी बहुत प्रेशर होता है. पेरेंट्स आर लाइक नीट, in India limited number of seats, so it's very difficult for parents also to let that go. So they think that अगर आज थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लिया तो it is going to work, but over discipline can also put a lot of pressure on kids brain. So I would suggest कि कंपैरिजन से भागिए मत. कंपैरिजन में ये देखिए where I am falling short and where I can be little bit more constructive for my better results. That's all. One more question. What if student realize in last month, मतलब अभी 28 days में नीट है, Right. बट बच्चे को लास्ट मंथ में याद आ रहा है कि जेनेटिक्स इज अ चैप्टर इन बायोलॉजी, राइट? Yes, yes. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि वो मैंने टच ही नहीं किया है. Correct. तो बच्चे क्या कर सकते हैं उसमें? तो See, उससे टच करना भी चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? अगर चैप्टर पूरे साल भर नहीं देखा आपने, है ना, तो लास्ट में आके आप उसको मास्टर तो नहीं कर सकते, ये तो नामुमकिन है. लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है मैं उसमें से कोई वन वर्ड आंसर या छोटे क्वेश्चंस देखना चाहता हूँ, तो माय अंडरस्टैंडिंग कि अगेन गो बैक टू द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन. आप देख सकते हो जेनेटिक्स में से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं. उन क्वेश्चंस का रिवीजन करने से यू विल एटलीस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक. नाउ अभी अगर आपने वो भी नहीं किया है, तो जब आप मॉक प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितने मॉक्स आप कर रहे हो उनमें भी आपको ये टॉपिक 1-2 बारी तो दिखाई होगा. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट वेदर आई एम एबल टू अटेम्प्ट इट. और अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो हर बार नेगेटिव ही जा रहा है, देन आई वुड सजेस्ट मत करिए, बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग 1 मार्क्स, यू आर लूजिंग हाफ मोर, राइट? सो not a good call to take. So last moment पे it cannot be a win-win situation. We have to understand that we have never touched the topic, we are not very good at it, but yeah, whatever revision I can take, I'll do that, and then I'll be in a sanity कि होगा तो ही attempt करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. Yeah. ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है. So last but not the least, आत्मीय एजुकेशन बच्चों को कैसे हेल्प करता है उनके नीट प्रिपरेशन में? या फिर कुछ बच्चों को लाइक 300 प्लस स्कोर आता है, जी. तो उनका सपना सच में मतलब वहां पे टूट जाता है डॉक्टर बनने का, या फिर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, या आत्मीय एजुकेशन कैसे हेल्प करता है उनकी? राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय अंडरस्टैंडिंग सेज कि कोई एग्जाम ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप एक डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे. ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डेफिनेटली अगर सीट 50 है तो उस पे 50 ही बच्चे बैठेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चा 51 रैंक पे स्टैंड करता है उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं भी कम है. आई थिंक हैविंग अ पैशन फॉर अ सब्जेक्ट एंड देन परस्यूइंग इट एज अ करियर, इट टोटली योर इनर कॉल. या इंडिया में एज वी से दैट द सीट्स आर लिमिटेड, गवर्नमेंट सीट्स आर तो सिर्फ 50,000 ही है, तो फिर वहां तो बच्चे डेफिनेटली 300 क्या 500 वाले बच्चे को भी सीट नहीं मिलती है, एंड सेमी गवर्नमेंट इज द ओनली ऑप्शन. नाउ आत्मीय एजुकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बच्चों को MBBS के लिए सपोर्ट करते हैं टू स्टडी अब्रॉड.
अगर आप रैंक में अच्छे हैं तो आप इंडिया में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट इन केस यू थिंक दैट कि इंडिया में मेरा नहीं हो पाएगा, इन दैट केस एमबीबीएस इज अ ग्रेट ऑप्शन इन अब्रॉड, बिकॉज दीज यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड आर ऑल्सो providing a lot of scholarship to our Indian students, because they believe that if you have it in you, you should be pursuing it, and we are helping you. These universities are highly tech, and they are providing a very very big platform to all the students. So अगर 300 मार्क्स आए हैं और आपको लग रहा है कि this paper, even if I'm going to repeat it, it's not going to change much for me, I think that don't dishearten yourself. Rather you should be having a plan for yourself कि ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो abroad education मेरे लिए एक बहुत अच्छा option है. I can still be a doctor, I can still put that doctor initial in front of my name, I can live my dream, and I can show that one paper do not decide my destiny. वेरी पॉजिटिव. Yeah. जस्ट एक सेंटेंस जो बच्चे सुबह उठते ही पढ़ना चाहेंगे, नॉट टिप, नॉट स्ट्रेटजी, just one sentence for those students who are the aspirant for NEET. Okay, I would say that start calling yourself doctor and your name. I think that's Very nice. It's very positive also. Absolutely. So I think that what you believe, you achieve, and once you start saying it regularly, it will automatically happen for you. Right. Very nice. लास्ट में आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो अभी नीट एग्जाम देंगे? 28 days सिर्फ बचे उनके लिए. Go for as many mocks you can. Go for practice at least one mock a day. अगर नहीं हो रहा है तो alternatively एक mock कर लीजिए. But I wish you all the very best. Even if you are someone who believes that कि result के बाद I am not very sure, you can always reach out to Atmiya for the guidance and support. All the very best for your NEET examinations. Thank you so much आकृति मैम. Adding to this, अगर आपको रिवीजन शीट चाहिए तो कमेंट PDF, and all the best to all students. Thank you.